तो दोस्तों आज हो गया 2 जून 2023। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 12 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी नेताओं का महाजुटान होगा। भाजपा विरोधी दल 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता पर मंथन करेंगे। वहीं दूसरी ओर बिहार बीजेपी सूबे में 4 रैलियां करेगी, जिसमें एक रैली पीएम मोदी की होगी। आपको बता दें कि राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर कहा है कि सबको बिहार आने का हक है, आने दीजिए, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए भवन का शिलान्यास किया और कहा कि सरकार के प्रयास से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आपदा मित्रों की होगी। इन्हें व्यवस्था के साथ जोड़ते हुए उचित मानदेय देने के लिए राजस्व विभाग को कहा गया है। मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इसकी जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया जाएगा। आपको बता दें कि 3 मई से शुरू हुई इस हिंसा में अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। गृह मंत्री बीते 3 दिनों से मणिपुर में हैं। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। अमित शाह ने कहा कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और 5 लाख राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस नए संसद भवन में भी अपनी पुरानी मांगों को लेकर आवाज उठाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संसद के आगामी मानसून सत्र में पार्टी अडानी मुद्दे को लेकर जेपीसी की मांग को दोहराएगी। जयराम रमेश ने कहा कि आज हम उन 100 सवालों से जुड़ी एक किताब लॉन्च कर रहे हैं जो हमने अडानी मुद्दे पर फरवरी से अब तक पीएम मोदी से पूछे हैं। हम आगामी संसद सत्र में भी इन सवालों को पूछेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात का इंतजार है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने यह भी भरोसा जाहिर किया है कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उनका साथ देगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भरोसा जाहिर किया है। आरएलडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर और विपक्षी एकता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भले ही 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक होनी है, लेकिन इसका कोई फल नहीं निकलेगा, क्योंकि विपक्षी एकता में जितना पार्टी है उतने पीएम कैंडिडेट है। ऐसे में एक प्रत्याशी को पीएम का चेहरा बनाना बेहद कठिन है। नीतीश कुमार बस कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को भी पता है कि कुछ होना नहीं है, बस लगे हुए हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने चुनावी साल में आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के लोगों के लिए प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ये घोषणा की। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार हर महीने 100 यूनिट से ज़्यादा उपभोग करने वाले परिवारों को भी राहत देगी। इन परिवारों को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार में भाजपा की जमीनी हकीकत पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में भाजपा अभी नेता खोज नहीं पा रही है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि भाजपा को बिहार में आज भी वोट मिलते हैं तो वो मोदी के चेहरे पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर मिलता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग संविधान और कानून को नहीं मानते। लोकसभा का उद्घाटन किया और देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। उद्घाटन के दिन ही धरना दे रही बेटियों को जबरन उठा लिया गया। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, क्या ऐसे ही बेटी बचेगी और बेटी आगे बढ़ेगी? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डिप्टी सीएम को बीमार बताया। महिला पहलवानों के यौन शोषण में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में 5 जून को अयोध्या में संतों की जन चेतना रैली होनी है। इससे पहले आज यानी गुरुवार को किसानों ने पहलवानों के समर्थन में महापंचायत बुलाई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में यूपी समेत 5 राज्यों की खापों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण की मूर्ति दबी होने के विवाद में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर द्वारा याचिका दायर की गई थी। बुधवार को सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन 2 पक्षों को नोटिस तामील नहीं हुए। कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 11 जुलाई की अगली तारीख नियत की है। इस संबंध में कोर्ट के अमीन पुरातत्व विभाग को 11 जुलाई तक सर्वे रिपोर्ट सौंपे जाने के आदेश दिए गए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा है कि वो केंद्रीय अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं करेंगे।
क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रमुख हार्ड हिंदुत्व को फॉलो करते हैं। केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल ने अनुच्छेद 370 पर भाजपा का समर्थन क्यों किया, अब वो क्यों रो रहे हैं। मैं केजरीवाल का समर्थन नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि वो सिर्फ नरम हिंदुत्व नहीं बल्कि कट्टर हिंदुत्व को फॉलो करते हैं। कांग्रेस पार्टी की यूपी यूनिट ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो जातीय जनगणना कराने और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने ओबीसी यूनिट की मीटिंग में ये ऐलान किया तो उसे अलग अंदाज में देखा गया। इसकी वजह ये थी कि अब तक कांग्रेस इस मसले पर चुप ही रहती थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण और जनगणना की मांग से अब कांग्रेस नए तेवर में आती दिख रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही राहुल गांधी सूट बूट की सरकार या दो मित्रों को फायदा देने वाली सरकार कहते रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की चुनौती दी है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय के उस दावे पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने तेलंगाना के पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कही थी। आपको बता दें कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए बंदी संजय कुमार ने 2020 में कहा था कि सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्र समिति और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी रोहिंग्या, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी मतदाताओं की मदद से जीएचएमसी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि संगारेड्डी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंगलवार को एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो कहते हैं कि पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, अगर दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय रावत शिंदे फडणवीस सरकार पर लगातार हमलावर है। मंगलवार को भी उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए उन्हें प्रदेश का सबसे असंतुष्ट नेता बता डाला। आपको बता दें कि संजय रावत ने कहा कि फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे थे, लेकिन उन्हें राजनीति में खुद से जूनियर व्यक्ति के मातहत डिप्टी सीएम बना दिया गया। संजय रावत का बयान ऐसे वक्त में आया है जब एकनाथ शिंदे खेमे में असंतुष्टि का दावा किया जा रहा है। ये दावा शिवसेना के मुखपत्र सामना में किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के अलग अलग विभागों में अगले 1 साल में 1.25 लाख नए कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया 1-2 महीने में शुरू हो जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि 2011 के बाद से कई नए प्रोजेक्ट लागू हुए हैं। हम लगभग 1.25 लाख लोगों को रोजगार देने वाले हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा फोकस अब नए रोजगार देने पर है। अगले लोकसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी बड़ी तैयारी में जुट गई है। जून से हर जिले में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद जाएंगे। आपको बता दें कि पहला शिविर 5-6 जून को लखीमपुर खीरी में आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण शिविर में बूथ मैनेजमेंट, वोटर लिस्ट और बूथ कमेटियों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को रणनीति समझाई जाएगी। बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 7वें चरण के शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार 30 जून को जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों के कुल 1,70,461 पदों पर भर्ती की जाएगी। शिक्षक बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी।